उत्तर प्रदेश में आजकल निषादों की राजनीति चर्चा में है। यह समाज उत्तर प्रदेश में 18% है, जिसकी राजनीति के लिए समय समय पर सभी राजनीतिक पार्टियां प्रयोग करती आई हैं, अपना वोट बैंक भरती आई हैं। लेकिन इनके आरक्षण की बात रही हो या इनके समाज के इनके जो महापुरुष रहे हों, क्रांतिकारी रहे हों, तो उनकी मूर्ति लगने की बात रही हो, इस पर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। वहीं बिहार की विकासशील इंसान पार्टी जो यूपी में दस्तक दे चुकी है और गोमती नगर में कार्यालय भी खोल चुकी है और उद्घाटन करने के बाद पहली बार 25 जुलाई को वीरांगना फूलन देवी की मूर्ति लगाने के लिए अथक प्रयास किया, और लेकिन उनका सभी प्रयास विफल रहा क्योंकि शासन प्रशासन ने सभी जगह पर मूर्ति नहीं लगने दी। तो आखिर क्या वजह है कि जो वीरांगना फूलन देवी जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं और पूर्व सांसद भी रही हैं और इस समाज की एक प्रेरणा स्रोत लेडीज़ के रूप में क्रांतिकारी महिला रही हैं, आज हम जानना चाहते हैं। हमारे साथ में हैं विकासशील इंसान पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष साहनी जी। तो हम बात करना चाहेंगे। संतोष जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए कि ये समाज आखिर आज़ादी के बाद से अब तक ये संघर्ष करता आया है, पिछड़ा है, मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहा है, तो सही तरीके से सभी राजनीतिक दल इसका समय समय पर प्रयोग करती आई हैं, लेकिन इनके आर्थिक सामाजिक विकास पर नहीं ध्यान दिया। अब यूपी में वीआईपी पार्टी आई है, तो आप लोग जुड़े हुए हैं, निषाद समाज से हैं, तो सबसे पहले इसको मुख्य धारा में लाने का क्या प्रयास करना चाहेंगे? देखिए, ये तो सही है कि निषादों की आबादी लगभग इस प्रदेश में 18-19% की है। ये भी सही है कि अब तक निषाद समाज किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का वोट बैंक बन के ही रहा है। इनको हर पार्टियों ने इस्तेमाल किया है, और अब जो है माननीय मंत्री श्री मुकेश सहनी जी जो वीआईपी पार्टी के संस्थापक हैं, ये बिहार में अभी सत्ता में हैं और वहाँ पे कैबिनेट मंत्री हैं। अब इन्होंने 2 जुलाई को पार्टी को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है, दस्तक दे दी गई है, पार्टी काम कर रही है, पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, पार्टी फुल फ्लश 2 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक का अभी हम लोगों को 1 महीना नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों के बारे में चर्चाएं सब लोग कर रहे हैं। चर्चा का मतलब ये है कि जो लोग हम लोग का 25 जुलाई का कार्यक्रम 2 जुलाई का कार्यक्रम था, 2 जुलाई में को ही माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम सभी मंडलों में 18 मंडलों में 18 फीट की फूलन देवी की प्रतिमा बनाकर और भेजेंगे, और उसको हम लोग फूलन देवी को शहादत प्रतिमा लगा के माल्यार्पण करके हम लोग शहादत दिवस के रूप में जो हम लोग पिछले कई वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं उसको हम लोग मनाएंगे। आखिर क्या वजह रही कि इतनी बड़ी 20 फीट की मूर्ति बनाई गई? देखिए, उसके बाद जो है प्रशासन ने आखिर इतना, आपने पहले से भी जानकारी दी कि ये सब होना है 25 जुलाई को, फिर भी शासन प्रशासन ने रोक लगाई। देखिए, हमारे मंत्री जी के द्वारा सभी प्रदेश के सभी बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को, मतलब गवर्नमेंट को सूचना थी कि हम लोग इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 जुलाई को माननीय मंत्री जी ने ये बात बोला था कि हम इस तरह का मूर्ति प्रतिमा स्थापित करके और हम लोग माल्यार्पण करेंगे। और फूलन देवी के शहादत दिवस ये 20वां शहादत दिवस था। इस कोई पहली बार तो हुआ नहीं है, हम लोग 20 वर्ष से इसको मनाते चले आ रहे हैं, हमारे समाज के लोग मनाते चले आ रहे हैं, हर जगह मनाया जाता है। इस बार इनके शहादत दिवस को इतना ज़्यादा गंभीरता से सरकार ली है, और इनका उद्देश्य ये था कि हम लोग किसी भी तरीके से कोई भी छोटा से छोटा प्रोग्राम न कर सकें। ये ठीक है, इन्होंने जोर लगाया, अपनी सत्ता की एक हनक होती है, एक इनके पास ताकत थी। इन्होंने हमारे माननीय मंत्री जी को बनारस एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया, वहाँ से वो बनारस एयरपोर्ट से बाहर नहीं आए और उसके बाद उनको कलकत्ता की फ़्लाइट पे बिठा दिया गया। कलकत्ता की फ़्लाइट पे बिठा के वो बाय कलकत्ता पटना पहुँचे। तो ये लोग जो काम कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात थोड़े है। वहाँ तो बिहार में भाजपा के गठबंधन में है, फिर भी ऐसा बर्ताव यूपी में क्यों किया जा रहा है? देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी जो है टीडीपी के साथ सरकार बनाई थी कश्मीर में, तो इनको जो है सत्ता में पहुंचने के लिए वो किसी भी रास्ते से ये पहुंच सकते हैं, इनको उससे कोई मतलब नहीं है। और हम भी वहाँ पर अगर इनके साथ हैं तो अपने शर्तों पर हैं, ऐसा नहीं है कि हम झुक के इनके साथ काम कर रहे हैं या झुक के इनके साथ संगठन एनडीए का हिस्सा बने हैं। हमारे माननीय मंत्री जी ने बहुत क्लियर ये बात बोल दिया था
कि हम लोग अपने शर्तों पर इनके साथ घटक दल में बने हैं और हैं। अब आगे अगर कोई हम लोगों के कार्यों से इन लोगों को आपत्ति होती है या इस तरह की दिक्कत होती है, जब इनको इन्फॉर्मेशन दे दी गई कि सूचना दे दी गई कि हाँ इन्होंने कहा कि देखिए फूलन देवी जी की मूर्ति स्थापित करने में ये लोगों ने जिस तरीके की शक्ति पेश की है, उनकी प्रतिमा लगने में जिस तरह की इन लोगों ने मतलब जो कृत्य किया है प्रदेश में, जो हमारे लोगों के साथ व्यवहार किया है सरकार ने, वो बिल्कुल ही निंदनीय और बहुत ही छोटी हरकत है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या मानसिकता हो सकती है आखिर ऐसा? देखिए, पीछे इसके कारण ये था कि फूलन देवी हमारे समाज के लिए एक आदरणीय और पूजनीय महिला है। समाज पूरा फूलन देवी, हम लोग उनको पूजते हैं, हम लोग उनको मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फूलन देवी को सिर्फ निषाद समाज के लोग ही जानते हैं। फूलन देवी विश्व की चौथी सबसे प्रसिद्ध जो है क्रांतिकारी महिला रही हैं और भारत की पहली सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी महिला रही हैं। तो किसी क्रांतिकारी महिला के बारे में किसी भी व्यक्ति को जानकारी न हो, ऐसा तो है नहीं। क्रांति इनकी किस लिए हुई, कैसे हुई, और ये तो हम लोग जो मैसेज देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, बहुत ही सीरियस बात, बहुत गंभीर बात। फूलन देवी जी की हत्या करने वाले कुछ जाति विशेष के लोग थे, फूलन देवी के साथ अत्याचार करने वाले लोग कुछ जाति विशेष के लोग थे। तो कुछ जो एक ही जाति विशेष के लोग थे, उन जाति के लोगों को लेकर हमारे समाज में एक नफरत पैदा हो गई थी, एक जो है दूरी बन गई थी। मतलब उन लोगों को ये लगता था कि एक आदमी, एक राजपूत, एक शेर सिंह राणा ने फूलन देवी जी की हत्या किया और शेर सिंह राणा का संबंध राजपूत कम्युनिटी से है, तो राजपूत कम्युनिटी को लेके जो है हमारी बिरादरी में बहुत दूरी हो गई थी। लेकिन आप खुद सोचिए, हमारा पड़ोसी कौन होगा ये तो हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। हमारे समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पड़ोसी राजपूत हैं, तो शेर सिंह राणा की वजह से उनसे उन लोग अपना व्यवहार खराब कर लें, ये तो संभव नहीं है, ये तो ठीक बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो राजपूत कम्युनिटी और निषाद कम्युनिटी के बीच में एक दूरी बन रही थी, उसको हम लोग कम करने का प्रयास कर रहे थे, उसको हम लोग दूरी को घटाने का प्रयास कर रहे थे। ये अपने समाज को मैसेज देके, ये अपने समाज को बता के कि अपराधी जो है किसी जाति विशेष का नहीं होता है, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, चाहे वो कोई भी हो। तो ये जो काम सरकार ने किया है, इस काम से जो हम लोग दूरी घटाना चाह रहे थे, उससे दूरी बढ़ा दी है इन्होंने। यहाँ तो ऑलरेडी एक निषाद पार्टी है जो कि युवाओं को लेकर चल रही है, रोजगार की बात करती है, आरक्षण की बात करती है। वहीं आपकी पार्टी बिहार से आके लॉन्च हुई, आप लोगों को जोड़ा, लेकिन आरक्षण की बात बिहार में नहीं हो पा रही है, समाज का ये कहना है। तो ऐसे में उनको आप लोग क्या जवाब देंगे कि यहाँ क्या होने वाला है? बिहार तो नहीं आरक्षण से लाभान्वित हुआ, लेकिन यहाँ क्या होने वाला है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ बात, आरक्षण ही केवल हमारे समाज की समस्या नहीं है। हमारे समाज आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं आते ही पहली बार, तो पहला नारा यही दिया, तो आरक्षण पर ही पूरा फोकस किया गया है, उसी के साथ पार्टी यूपी में आई है। तो मेन विषय तो आरक्षण ही होगा। ठीक है, मेन विषय आरक्षण है, लेकिन केवल यही एक विषय है ऐसा भी नहीं है। मुख्य विषय हमारा ये है, लेकिन केवल यही एक विषय है ऐसा ये नहीं है। आरक्षण हम नौकरी में लेंगे, शिक्षा में लेंगे। शिक्षा में, नौकरी में जाने के लिए सबसे पहले हमको बचे रहना, हमारा जीवित रहना जरूरी है। समाज का बचे रहना बहुत ज़रूरी है, और समाज को बचा के रखने के लिए उसके रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके जीवन में उसको भोजन चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको छत चाहिए। तो सबसे पहले हमारे लोग, जो भी लोग हैं, एक बात आपने कहा कि निषाद को पार्टी एक यहाँ पर है। देखिए, निषाद पार्टी एक यहाँ पर है तो हमारी क्या ज़रूरत है? ऐसा कुछ नहीं है। इस देश में कांग्रेस पार्टी थी तो बीजेपी क्यों बनी, बीजेपी बनी तो फिर समाजवादी पार्टी क्यों बनी, बसपा क्यों बनी, तमाम पार्टियां बनती हैं। तो हर पार्टी का काम करने का एक एजेंडा होता है। नहीं तो यहाँ ये कहते हैं कि जहाँ सपा है और वहाँ लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, तो ये एक बिरादरी की कौम की पार्टी हो गई। तो यूपी में ऑलरेडी मुलायम सिंह यादव हैं, सपा लेके चल रहे हैं, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, तो वहाँ लालू जी हैं। यूपी में आके नहीं, वो भी तो पार्टी उनकी, तो यूपी में वो नहीं आए। यहाँ एकजुटता है ऑलरेडी, तो वहाँ वो अपना बिहार संभाले हैं, यूपी में नहीं आए। तो एक भाई दूसरे भाई की टांग नहीं खींच रहा है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं एक भाई दूसरे भाई की टांग खींच रहा है। मैं बताता हूँ, देखिए,
लालू जी यूपी में नहीं आए, बिहार में माननीय मुलायम सिंह जी नहीं गए, ये इनका अपना व्यक्तिगत विषय है। कौन किस प्रदेश में जाके राजनीति करेगा उस पर हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, वो अपनी उनकी पार्टी का एक इशू है। हम यहाँ इसलिए आए थे कि आपकी गली मोहल्ले में या आपके मोहल्ले में कोई दुकान होगी, जब दुकान एक होती है तो आपके पास विकल्प नहीं होता है, वहीं जाना पड़ता है। जब आपके पास दुकान दो होती है तो आपके पास एक सामान वहाँ नहीं मिलता तो दूसरा सामान दूसरी दुकान से ले लेते हैं, ठीक है। निषाद समाज की नहीं, हम पहली बात तो मैं ये कह दूँ आपको कि हमारी जो वीआईपी पार्टी है, वीआईपी पार्टी किसी एक जाति विशेष की पार्टी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि इस देश में, इस प्रदेश में बीजेपी, कांग्रेस सत्ता में रही, कांग्रेस से लोग नाराज हुए तो बीजेपी के साथ गए, समाजवादी के साथ गए, बसपा के साथ गए। उत्तर प्रदेश का समाज, उत्तर प्रदेश के लोग आज एक तीसरा चौथा विकल्प चाहते हैं। और मैं बता दे रहा हूँ आपको कि अगर हम लोग उसमें कामयाब होते हुए जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं, अगर हम लोग उस तरह का, जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं, उनको कौन जानता था? आप देखिए ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से बात करते हैं, लोग उनसे जुड़े, नो डाउट उनका पद और कद बढ़ा है। भाजपा छोड़ के अपना पार्टी उनकी पहले भी थी, पार्टी उनकी पहले भी थी, लेकिन आज जो कद उनका है, जो एक पहचान है ओम प्रकाश राजभर की, कम से कम समय में उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि पाई है, कहीं ना कहीं उनके विचारों से लोग जुड़े हैं। तो उसी तरीके से विकल्प बनने की ज़रूरत है। आप जब सबके डेवलपमेंट की बात करेंगे, आप जब सबकी सिक्योरिटी की बात करेंगे, आप जब सबकी रोजगार की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, क्यों नहीं लोग आपसे जुड़ेंगे? बिल्कुल लोग। बात है, जैसे विकल्प की बात कर रहे हैं तो राजभर जी ने एक अच्छा विकल्प बनाया और उनको लोग जानने लगे। वहीं निषाद पार्टी ने भी बहुत पूरे देश में गोरखपुर वाली सीट से भी नाम किया, आज उनका लड़का सांसद है और वो भी एक पार्टी लेके चल रहे हैं। और वहीं आप लोग बिहार से आके अब नई पार्टी यहाँ यूपी में लॉन्च किए हैं, तो ज़रूर आपकी कुछ एजेंडे हैं, इसीलिए मेन एजेंडा तो आरक्षण का है। हाँ। तो उसके बाद जो है समाज गुमराह हो रहा है या फिर कुछ नई क्रांति लाना चाहते हैं? समाज कैसे गुमराह होगा? क्यों गुमराह होगा? समाज को क्यों गुमराह करने की तो कोई बात ही नहीं है। हम अगर कुछ भी बात समाज से छुपा कर करते तो समाज गुमराह होता। हम तो सारी चीज़ें ओपन रखे हुए हैं। फूलन देवी जी की प्रतिमा लगाई जाएगी, ये हम लोगों ने पहले ही बता दिया, 2 जुलाई को बता दिया था। फूलन देवी जी की शहादत दिवस के दिन कार्यक्रम करेंगे, ये हम लोगों ने बता दिया था। हम लोग अब फूलन देवी जी की जयंती मनाएंगे 10 अगस्त को, वो भी हम आपके माध्यम से आज ही बता रहे हैं, और ये सबको पता भी है कि हम लोग बनाएंगे। तो हम लोगों का कोई हिडन एजेंडा नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि मैं ये चाहता हूँ कि इस कम्युनिटी को आज तक जो लोग यूज करते चले आए हैं, अब हमारी बिरादरी को यूज ना हो। देखिए, निषाद पार्टी से हम लोगों का कोई ऐसा नहीं है, वो हमारे ही समाज के हैं, हमारे बड़े हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। कुछ चीज़ों पर उनसे हम लोगों की सहमति नहीं हो पाती, वो सैद्धांतिक मतभेद है। सैद्धांतिक मतभेद ये है कि जैसे उन्होंने गोरखपुर की सीट लड़ी, चुनाव लड़ा, उनको अपने सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए था। और अगर सपा के सिंबल पे लड़े भी तो उनको इतनी जल्दी नहीं, समाजवादी पार्टी में वो लड़े तो वो सपा में रहते हैं, मतलब तुरंत ही मतलब कुछ दिन ही के बाद ही तुरंत अगले आम चुनाव में, भाई वो उपचुनाव था, उपचुनाव में वो समाजवादी पार्टी के साथ थे, आम चुनाव में अपने लड़के को भेज दिए संत कबीर नगर से, और वो भी बीजेपी से चले गए, वो छोड़ दिए गोरखपुर की सीट। हमारे समाज के ही स्वर्गीय जमुना प्रसाद निषाद जी थे, बाबूजी थे, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को कितनी बार चैलेंज किया, और सब लोग हमारे समाज की प्रतिष्ठा बना लिए थे कि गोरखपुर की सीट जो है जितनी है, और उसका जो असर था समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर गोरखपुर की योगी जी का किला जो है, बीजेपी की जो एक गढ़ की सीट थी, उसको हम लोगों ने उखाड़ दिया। अब आपने उस किले को उखाड़ दिया और उसके बाद तुरंत छोड़ के मैदान भाग गए, तो इससे हम लोगों को तो बहुत नाराज़गी हुई। जिस सीट को हमारे ही पुरखा, हमारे ही पुरनिया, हमारे ही समाज के एक व्यक्ति ने जीतने के लिए जीवन भर कोशिश की, और मात्र 3000-5000 अंतरों से वो योगी जी जीतते रहे जमुना प्रसाद निषाद जी से। बाबूजी ने कम मेहनत नहीं किया था, और उनकी मतलब प्राथमिकता थी कि किसी तरीके से हम उस सीट को जीतें। जब ये चुनाव जीते गोरखपुर से, तो हम लोगों ने कहा कि जमुना बाबूजी जब देखते होंगे, अपने ऊपर से देखते होंगे, तो उनको खुशी होती होगी कि चलो जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे एक भाई ने किया। अब आप चंद दिनों बाद तुरंत भाग जाते हैं, सीट छोड़ देते हैं। तो इस तरह से रणछोड़ दास बन के काम करना, यहाँ से वहाँ भागना,
किसी के साथ जुड़िए तो आप सिद्धांतों पर जुड़िए। उनको लगता है कि जो है आरक्षण जो है, जो शासन सत्ता में सरकार है, जो जिसका बहुमत है, वही जो है लोकसभा में रख सकता है, राष्ट्रपति से पास करा सकता है। इसीलिए उन्होंने गठबंधन भाजपा से किया। ऐसा उनको लगता है कि भाजपा के साथ बने रहने पर आरक्षण जो हमारा लागू नहीं हो पा रहा है वो लागू कराना है। अच्छा, एक बात बताइए, आप हमको आप अभी पूछें तो मैं बता दे रहा हूँ, बिहार सरकार से प्रस्ताव आरक्षण के लिए कई बार जा चुका है केंद्र को, ठीक है, और अभी जल्दी में केंद्र सरकार ने उसको जो है वापस किया है कुछ कंडीशन लगा के। अब आप मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में आप बीजेपी में हैं, उत्तर प्रदेश की सत्ता में आप हैं, तो आप कितनी बार भिजवाए हैं प्रस्ताव केंद्र सरकार? बहुत धन्यवाद आपका। आपने बड़े गंभीरता से अपनी बात बेबाकी से रखी और सभी, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, सभी के बारे में बताया। सभी ने समाज को किस तरीके से यूज किया और अब जो है समाज गुमराह नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपकी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी एक एजेंडे के साथ यहाँ पर उतरी है बिहार से, और आप युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, युवाओं को एकजुट करने में लगे हैं, उन्हें शिक्षा रोजगार से जोड़ने की बात कर रहे हैं। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए मैं लखनऊ से सुभाष निषाद।